हेलो नीट एक्सपीरियंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 जिसमें कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें कि लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था एंड देन हमने लेक्चर नंबर 2 में स्पेशली जो नर्व कंडक्शंस का मैकेनिज्म होता है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये मैकेनिज्म हमने कम्प्लीटली देखा था, जिसमें हमने जितने भी चैनल्स होते हैं उसके बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देखते हैं। लेक्चर नंबर 3 ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स ट्रांसमिशन समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि ये एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन है। तो इस दोनों के बीच में जो कनेक्शन का टाइप है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है केमिकल सिनेप्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो आपको ध्यान रखना है केमिकल सिनेप्स कैसा होता है और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कैसा होता है। तो आप यहाँ पे समझो जो केमिकल सिनेप्स होता है, यहाँ पे ये इस न्यूरॉन का एंड है और ये यहाँ पे स्टार्टिंग है। तो दोनों के बीच में एक जंक्शन है जिसको बोलते हैं सिनेप्स, और इस जंक्शन का टाइप जो है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये जो जंक्शन है इसके बीच में केमिकल फील्ड है। तो केमिकल फील्ड है तो इसको क्या बोलते हैं, केमिकल सिनेप्स। और यहाँ पे जो सिनेप्स है वो एक एक्सॉन जो है वो दूसरे डेंड्राइट से डायरेक्टली अटैच, मीन्स यहाँ पे कोई केमिकल की वजह से इम्पल्स ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अब दोनों में और क्या डिफरेंस है, तो होता क्या है कि सबसे पहले इस एक्सॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद यहाँ पे डेंड्राइट्स एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद ये अगर एक्टिवेटर हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर अगर एक्टिवेटर हुआ तो ये इम्पल्स जो है वो आगे फर्दर मूव करता है, अदरवाइज ये इम्पल्स यहीं पे स्टॉप्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से यहाँ पे ये एक एक्सॉन की तरह ही मूव करता है, सिंपल सा। मीन्स कि इसको पता ही नहीं चलता है कि इसके बीच में कोई जंक्शन है और ना ही यहाँ पे एक्टिवेटर की ज़रूरत है या डीएक्टिवेटर की ज़रूरत है। एक बार यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुआ तो वो एंड तक पहुँच के ही रहता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो केमिकल की वजह से मीन्स कि ये जो अटैचमेंट है, जंक्शन है, वो फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट है और मोस्ट कॉमन टाइप है। मीन्स कि जो केमिकल सिनेप्स है वो हमारे बॉडी में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जंक्शन है और ये वन वे ट्रैफिक होता है। वन वे ट्रैफिक कहने का मतलब कि यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो ये डायरेक्टली इधर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर डेंड्राइट से एक्सेप्ट होगा तो फिर अगर फर्दर मूव करेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि डेंड्राइट से एक्सॉन, क्योंकि एक्सॉन के पास रिसेप्टर्स नहीं होते, यहाँ से रिलीज हो सकता है और रिसेप्ट कौन कर सकता है, रिसेप्टर सिर्फ डेंड्राइट्स के पास होते हैं। इस वजह से केमिकल सिनेप्स जो है वो वन वे डायरेक्शन होता है। और केमिकल सिनेप्स में केमिकल होने की वजह से, क्योंकि ये केमिकल रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद सिनेप्टिक लेफ्ट में जाएगा, देन यहाँ पे डेंड्राइट्स के पास इसका एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्ट करेगा, देन एक्टिवेट होगा, तो इसमें कुछ टाइम लग जाता है। लेकिन वही इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से सिग्नल जो है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाते हैं। मीन्स कि केमिकल सिनेप्स जो होता है वो स्लो होता है और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है वो फास्ट होता है। अब हम आगे देखेंगे कि जनरली जो है हमारे बॉडी में मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है वो केमिकल सिनेप्स होता है। मीन्स कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप्स होते हैं, एक तो एक्टिवेट करना कि मीन्स फर्दर न्यूरो इम्पल्स को ट्रांसफर करना है या नहीं करना है। अगर एक्टिवेटर होगा तो इम्पल्स ट्रांसफर होगा और डीएक्टिवेटर होगा तो इम्पल्स यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे कि केमिकल सिनेप्स कैसे एक्टिवेटर की तरह काम करता है, कैसे डीएक्टिवेटर की तरह काम करता है, लेकिन आपको ये टॉपिक अब एनसीईआरटी से अच्छे से समझ में आएगा। Nerve impulse is transmitted from one neuron to another through the junction is called the synapse। मीन्स कि दो न्यूरॉन जो हैं इस दोनों न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन होता है, इस जंक्शन को बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है केमिकल सिनेप्स, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ए सिनेप्स इज फॉर्म्ड by the membrane of a presynaptic neuron and postsynaptic neuron which may or may not be separated by gap is called the synaptic cleft। मीन्स कहने का मतलब कि अगर मान लो ये एक एक्सॉन है और इस एक्सॉन के बाद ये एक डेंड्राइट्स है, तो इसके बीच में गैप्स होती है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो हो सकता है कि 2 न्यूरॉन के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट हो और नहीं भी हो। देयर इज 2 टाइप ऑफ सिनेप्स, मेनली इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। So at electrical synapse, the membrane of pre and postsynaptic neuron are in very closely proximity and the electrical current flow directly from one neuron to another neuron। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कि सपोज मान लो ये एक डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, यहाँ पे एक्सॉन है और यहाँ पे फिर से डेंड्राइट्स है और ये सेल बॉडी है यहाँ से, तो इसके बीच में कोई भी गैप नहीं रहता है, मीन्स कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं रहता है। ये दोनों डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में होता क्या है कि यहाँ पे जो नर्व कंडक्शन है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है इम्पल्स ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन वही जब हम केमिकल सिनेप्स पढ़ेंगे तो केमिकल सिनेप्स में बीच में एक गैप होता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट,
और इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो एक्सॉन है, मान लो कि ये एक्सॉन है और ये डेंड्राइट्स है, इसके बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, इसमें कुछ केमिकल रिलीज होता है एक्सॉन के हेल्प से और इसी केमिकल के हेल्प से अगले न्यूरॉन को सिग्नल पहुंचा जाता है। तो जो केमिकल सिनेप्स है ये थोड़ा स्लो होता है, क्यों? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से ये एक्टिवेट होता है। मतलब इसकी अगला न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप्स पे डिपेंड करेगा कि अगला न्यूरॉन एक्टिवेट होगा या नहीं होगा। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्सॉन। ठीक है, मतलब कि वो ओबियसली बात है डायरेक्टली अटैच होता है। तो जैसे एक सिंगल एक्सॉन में जितना फास्ट इम्पल्स ट्रांसफर होता है उतना ही फास्ट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में भी होता है। इम्पल्सेस ट्रांसमिशन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर दैन दैट द केमिकल सिनेप्स। ऑब्वियसली बात है केमिकल सिनेप्स में सिनेप्टिक वेसिकल रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, देन एक्सेप्ट होता है, वहाँ पे एक्टिवेट करता है, देन वहाँ पे अगला न्यूरॉन एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है वो फास्टर होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारे बॉडी में रेयर होता है, और रेयर होने का कहने का मतलब कि ये बहुत लिमिटेड जगह पे पाया जाता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल सिनेप्स मैक्सिमम फाउंड इन द CNS, मीन्स कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट होते हैं। तो हमें पता है एट ए केमिकल सिनेप्स ए मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन देयर इज सेपरेशन विच इज फिल्ड बाय द space is called the synaptic cleft, and this synaptic cleft is filled with chemical, and that chemical is called the neurotransmitter. So neurotransmitter is two type. Further activator neurotransmitter which is called the excitatory neurotransmitter, or which is inhibitory is called the inhibitory neurotransmitter. Means the chemical may be two type. First is excitatory, second is inhibitory. So the axon terminal contain vesicle filled with this neurotransmitter. When the impulse action potential arrive at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicle toward the membrane where they fuse with the प्लाज्मा ऑफ द अनदर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। मीन्स कि अगर आप ये देखोगे NCERT का डायग्राम, तो ये एक एक्सॉन का मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्योंकि ये एक सिनेप्स है, और यहाँ पे बीच में देखोगे कि यहाँ पे कुछ स्पेस है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये है एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट, मीन्स कि एक्सॉन और इस डेंड्राइट के बीच में एक क्या है, स्पेस है, जिसको हमने क्या बोला, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है जो कि अगले न्यूरॉन का साइटोन का डेंड्राइट से यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दोनों के बीच के स्पेस को बोला हमने सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट रहता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सिनेप्स है, सिनेप्स के पास प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली बात है एक्सॉन टर्मिनल को ही हम क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो फर्दर डेंड्राइट्स होगा उसके मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इस दोनों के बीच में एक स्पेस रहता है जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, जहाँ की न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर। मीन्स की जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो स्पेसिफिक टाइप का होता है, और वो अपने ही रिसेप्टर पे ही बाइंड होता है। वो आगे हम देखेंगे कि एक्टिवेटर होगा तो एक्टिवेटर के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर अलग होगा, डीएक्टिवेटर इनहिबिटरी के लिए अलग रिसेप्टर होगा। प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अगर आपको ये समझना है कि जो रिसेप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है, और इसी वजह से ये वन वे डायरेक्शन में मूव करता है। जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इम्पल्स का, ध्यान रखो, और केमिकल इम्पल्स में यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। और यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होने का रीज़न यही है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट रहते हैं। दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल अलाउिंग द एंट्री ऑफ विच आयन कैन जनरेट न्यू पोटेंशियल in the postsynaptic neuron, and the new potential develop may be either excitatory or inhibitory। ये डिपेंड करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर हमारा एक्साइटेटरी है या फिर इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड ग्लूटामाइन जो होता है वो एक्साइटेटरी होता है, आप जनरली याद रखो। और इनहिबिटरी जो होता है वो गाबा, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ग्लाइसिन, ये याद रखो, इनहिबिटरी टाइप होता है। अब ये कैसे वर्क करते हैं पहले मैं आपको नोट से समझा देता हूँ, देन आपको ये पॉइंट NCERT से अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी जो मैकेनिज्म होता है इसको हम अभी अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है एक सिनेप्स है जो कि केमिकल सिनेप्स है, ऑब्वियसली बात है। तो केमिकल सिनेप्स में हमें पता है कि जो एक्सॉन होता है, इस एक्सॉन में सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, एक्सॉन में सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, लेकिन ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हमेशा रिलीज नहीं करते न्यूरोट्रांसमीटर। कब रिलीज करेंगे, तो इस सिनेप्टिक वेसिकल से कैल्शियम आयन बाइंड होता है। सबसे पहले कैल्शियम आयन बाइंड होगा, कब बाइंड होगा, ऑब्वियसली बात है एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन से आएगा, तो इस सिनेप्टिक वेसिकल से कैल्शियम आयन बाइंड होगा,
और जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड होगा, कैल्शियम बाइंड होते ही ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है ये यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगा। कहाँ पे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट हमें पता है कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के स्पेस को बोलते हैं। अब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया और सपोज मान लो यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, जो कि एक एक्साइटेटरी टाइप का है। तो एक्साइटेटरी टाइप का क्या करेगा? तो ऑब्वियसली बात है ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे स्पेसिफिक टाइप्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जब भी एक्साइटेटरी होगा तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे सोडियम चैनल ओपन होता है और आपको पता है कि सोडियम के हाई इन्फ्लक्स होने से जो मेम्ब्रेन पहले पोलराइज स्टेट में होता है वो मेम्ब्रेन सोडियम के हाई इनटेक ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इनसाइड द मेम्ब्रेन कैन कॉज द डीपोलराइजेशन। ऑलरेडी हमने पढ़ा है पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन क्यों होता है, ठीक है। तो सोडियम चैनल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और जो एक्साइटेटरी पोटेंशियल है वो आगे की तरफ मूव करता है, मीन्स कि ये आगे एक्सॉन तक लेके जाएगा। और यहाँ पे हमें समझ में आया कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है कैसे एक्साइटेटरी की तरह काम करता है। लेकिन अगर मान लो कि यही जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है, फॉर एग्जांपल गाबा है, जो गाबा है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्लोरीन चैनल को ओपन करेगा और आपको पता है कि क्लोरीन चैनल ओपन हुआ तो यहाँ पे फिर से रीपोलराइजेशन कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनहिबिटरी टाइप का जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्लोरीन चैनल को ओपन करता है, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन क्रिएट हो जाता है, मीन्स कि आगे इम्पल्स का ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाता है। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है कौन सा एक्साइटेटरी होता है कौन सा इनहिबिटरी होता है आपको ध्यान रखना है। एसिटाइल कोएंजाइम, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये क्या होते हैं? एक्साइटेटरी होते हैं और इनहिबिटरी टाइप्स में गाबा, ग्लाइसिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन जो कि इनहिबिटरी होते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि एक्साइटेटरी जो होता है वो सोडियम चैनल को ओपन करता है और इनहिबिटरी जो होता है वो क्लोरीन चैनल को ओपन करता है। और आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो इनहिबिटरी है वो सिर्फ क्लोरीन को ही नहीं पोटेशियम चैनल को भी ओपन करता है। तो ये पॉइंट याद रखो, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जितना मैंने बताया है उतना आप ध्यान रखो। अगला पॉइंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हमें पता है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है और इसका जो ओरिजिन होता है एक्टोडर्म होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने नोट कर रखे हैं, ये ऑलरेडी हमारे नोट्स में भी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक्स नोट से समझाऊंगा, देन आपको एनसीईआरटी से समझाऊंगा, आपको बहुत क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें पता है कि जो सीएनएस होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर द पार्ट ऑफ द सीएनएस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? तो ब्रेन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। ब्रेन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि सेंट्रल ऑर्गन फॉर द सिग्नल प्रोसेसिंग एंड एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। लोकेटेड कहाँ होता है? ऑब्वियसली बात है ब्रेन लोकेटेड इन cranial cavity which is also called the brain box or also called the cranium. Next point, the brain is covered by three protective membrane which is called meninges. So the inflammation of meninges is called the meningitis. The weight of brain in male 1400 gram and weight of brain in female is 1250 ग्राम। ब्रेन का जो वेट है यहाँ पे मेल में 1400 है और यहाँ पे 1250 ग्राम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेल का ब्रेन कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होता है और फीमेल का ब्रेन कैपेसिटी कम होता है। तो आपको यहाँ पे वेट देख के लग रहा होगा कि जो मेल का ब्रेन है वो ज़्यादा काम करता है, फीमेल का ब्रेन कम काम करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो डिफरेंस होता है ये CSF की वजह से होता है। मेल में 150 ग्राम जो होता है वो CSF ज़्यादा होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और यही फीमेल में 150 ग्राम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कम होता है। इस वजह से यहाँ पे वेट डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि मेल का ब्रेन ज़्यादा काम करता है और फीमेल का ब्रेन कम काम करता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखो। तो वो कौन कौन से प्रोटेक्टिव लेयर हैं? 3 प्रोटेक्टिव लेयर जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, और वो पहला है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर जो कि आउटर कवरिंग होता है। तो ध्यान रखो क्रेनियम के अंदर, अगर मान लो ये क्रेनियम बोन है तो क्रेनियम बोन के अंदर जो पहला लेयर होता है इसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर, ठीक है। ड्यूरामेटर जो कि आउटर द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे क्या होता है, जो ड्यूरामेटर होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। देन उसके बाद कुछ स्पेस होता है, इस स्पेस के बाद दूसरा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इस स्पेस का नाम जो है यहाँ पे रखा गया है सब ड्यूरल स्पेस। तो ध्यान रखो जो भी स्पेस है ऊपर वाले मेम्ब्रेन के नाम पे ही रखा जाता है। जैसे ऊपर वाला मेम्ब्रेन क्या है, ये ड्यूरामेटर है, तो इसके नीचे का जो स्पेस होगा वो सब ड्यूरामेटर होगा, ठीक है। जो एरेक्नोइड सेकंड लेयर है, मीन्स की सेकंड लेयर इनसाइड द ड्यूरामेटर। अब यहाँ पे एरेक्नोइड मेम्ब्रेन है, अब ये एरेक्नोइड मेम्ब्रेन के नीचे जो स्पेस है, मीन्स की जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर जिसको हम पाईमेटर बोलेंगे। तो यहाँ पे 3 लेयर हो गया, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड एंड पाईमेटर। तो यहाँ पे जो स्पेस है, अब ये स्पेस किसके नीचे है, एरेक्नोइड के नीचे, तो इसलिए इस स्पेस को बोलेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस,
ठीक है, ध्यान रखो सब एरेक्नोइड स्पेस, और इस स्पेस में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल रहे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो कौन से मेनिंजेस के बीच में आपको मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है सब एरेक्नोइड स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस में जो फ्लूइड रहता है उसको सेरस फ्लूइड बोलते हैं। ओब्वियसली बात है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू से रिलीज होता है। देन जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है जिसको हम पाई मैटर बोलते हैं, पाई मैटर यहाँ पे आप देख सकते हो, पाई मैटर, ये पाई मैटर है। जो इनर मोस्ट लेयर होता है मेम्ब्रेन का पाई मैटर, ये हाईली वेस्कुलाइज रहता है, मीन्स कि आर्टरी और वेसल जो होते हैं वो पाई मैटर में सबसे ज़्यादा रहते हैं। हाईली वेस्कुलराइज लेयर विच इज़ कॉल्ड पाई मैटर, ठीक है। अब ये जो पाई मैटर है ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है, तो बंच ऑफ कैपिलरी कवर्ड बाय द पाई मैटर, एंड ये जो कोरोइड प्लेक्सस होता है वो क्या काम करता है, सिक्रेशन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। cerebro spinal fluid is secreted by choroid plexus, and choroid plexus we know that the formation of membrane of pie matter which is deeply growth inside the brain and form a structure which is called choroid plexus। तो आपको एक और पॉइंट याद रखना है, ये जो choroid plexus है ये कहाँ होता है, तो एक्चुअल में ये वेंट्रिकल कैविटी जो होती है ब्रेन की, उस वेंट्रिकल कैविटी में ये choroid plexus बनता है और यहाँ पे बहुत सारे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनते हैं। अब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ब्रेन सेल्स, मीन्स कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्प्शन, एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोवाइड द इफेक्टिव वेट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड बायोन्सी टू द ब्रेन। कहने का मतलब कि अगर आपके सर पे 1.4 kg का कोई सामान रखा जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फील होगा, लेकिन जब बेबी डेवलपमेंट होता है तब यहाँ पे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फॉर्मेशन की वजह से, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होने की वजह से धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाता है और हमें पता नहीं होता है कि हमारे ब्रेन का वेट 1.4 kg है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझेंगे जिसको बोलते हैं ब्रेन का डेवलपमेंट। तो कैसे होता है, हमें पता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डॉर्सली प्लेस्ड है, मीन्स कहने का मतलब ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा कैसा है, डॉर्सल प्लेस्ड है। तो हमारा जो इक्टोडोम है, इक्टोडोम के 2 पार्ट्स जो हैं, वो इक्टोडोम का जो डॉर्सल पार्ट है, डॉर्सल पार्ट ये न्यूरल प्लेट फॉर्म करता है, और डॉर्सल पार्ट जो न्यूरल प्लेट फॉर्म करता है ये धीरे धीरे सेकेंड स्टेज में आके न्यूरल ग्रुप बनाता है, ठीक है। ये डेवलपमेंट आपको समझना है, सिर्फ याद नहीं रखना, नीट में नहीं पूछा जाएगा। एंड देन न्यूरल ग्रुप से ये एक न्यूरल ट्यूब बनाता है जो कि 3rd वीक में बनता है। अब ये जो न्यूरल ट्यूब बना है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट और एक होता है कॉर्डल पार्ट, ठीक है। कॉर्डल पार्ट में पोस्टीरियर पार्ट बोल सकते हो। सो कॉर्डल पार्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, न्यूरल ट्यूब का कॉर्डल पार्ट स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, और एंटीरियर पार्ट जो होता है वो ब्रेन बनाता है। दिस इज कॉल्ड द एंटीरियर पार्ट। तो ब्रेन, ये जो न्यूरल ट्यूब है फर्दर, ये जो एंटीरियर न्यूरल ट्यूब है ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, एंड दिस इज द 3rd पार्ट एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सो यहाँ पे ये जो एंटीरियर पार्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट होता है प्रोजेंसेफेलॉन जिसको फोर ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। बीच में जो होता है इसको बोलते हैं मेसेनसेफेलॉन जिसको मिड ब्रेन बोलते हैं, और मिड ब्रेन के नीचे जो होता है वो रैम्बेनसेफेलॉन जिसको हम हिंड ब्रेन बोलते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है प्रोजेंसेफेलॉन से फोर ब्रेन बनता है, मेसेनसेफेलॉन से मिड ब्रेन बनता है, और रैम्बेनसेफेलॉन से हिंड ब्रेन बनता है, और हिंड ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड अटैच रहता है। तो हमें समझ में आया कि जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। आगे डेवलप होके यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये जो हेमीस्फीयर है, ये जो हेमीस्फीयर है इसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमीस्फीयर। इस सेरेब्रल हेमीस्फीयर को कनेक्ट करता है एक ट्रैक ऑफ न्यूरॉन। इस ट्रैक ऑफ न्यूरॉन को हम बोलते हैं कॉर्पस कोलेसम। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो कॉर्पस कोलेसम है ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में ही पाए जाते हैं। एंड इस कॉर्पस कोलेसम के नीचे एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस, एंड थैलेमस के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ब्रेन का जो फोर ब्रेन है वो कौन कौन से पार्ट होते हैं। देन बीच में होता है मिड ब्रेन, एंड मिड ब्रेन के बाद जो होता है वो हिंड ब्रेन होता है। तो हिंड ब्रेन के आगे हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। 3 पार्ट जो होते हैं वो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टेम ब्रेन के कौन कौन सा पार्ट बनाता है, तो ऑब्वियसली बात आप देखोगे तो यहाँ पे मिड ब्रेन, एंड देन यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। तो हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट दिख रहा है, मीन्स कि पोन्स, ठीक है।
पॉन्स दिख रहा है, एंड ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगोटा। मीन्स कि हिंड ब्रेन के दो पार्ट पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगोटा मिल के क्या बनाता है, आपका ब्रेन स्टेम बनाता है। तो ब्रेन स्टेम आपको ध्यान रखना है, अगर नीट में क्वेश्चन आए तो मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडुला। कॉर्पस कोलोसम ये एनसीईआरटी में ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉर्पस कोलोसम जो कि ये जो सेरेब्रल हेमीस्फीयर है, इस सेरेब्रल हेमीस्फीयर और थैलेमस जो है इसके बीच में एक ट्रैक बनाता है, इस ट्रैक को कॉर्पस कोलोसम बोलते हैं। और ये माइलिनेटेड एक्सॉन होता है जो कि वाइट मैटर प्रोड्यूस करता है, एंड दिस इज़ फॉर द रैपिड कम्युनिकेशन एंड बेटर कोऑर्डिनेशन, एंड ये ओनली प्रेजेंट होता है यूथ एरियन में। आगे हम देखेंगे कि जो फोर ब्रेन होता है, इस फोर ब्रेन के अलग अलग लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, ये सब हम आगे ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अब इसके एनसीईआरटी के पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो याद रखो ब्रेन इज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एंड इट कंट्रोल द वॉलेंटरी मूवमेंट, बैलेंस द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल इनवॉलेटरी ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल लंग्स, हार्ट एंड किडनी, एंड थर्मो रेगुलेशन। आगे हम देखेंगे थर्मो रेगुलेशन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से होता है, हंगर भी हाइपोथैलेमस से होता है, एंड थर्स्ट भी हाइपोथैलेमस की वजह से होता है, तो ये आगे हम देखने वाले हैं। एंड देन सर्केडियन 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी एंड द एक्टिविटी ऑफ सेवरल इंडोक्राइन ग्लैंड इज also controlled by the brain, and the human behavior is also controlled by the brain. So it is also the site of processing of the vision, hearing, speech, memories, intelligence, emotions and thoughts. So we know that the human brain well protected by the skull, and inside the skull there is three layers which is called the cranial meninges or cranial meninges, which is the three types. And we know that the outermost layer is the dura mater, and the middle one is the arachnoid, and the innermost is the pia mater. And then we know that the brain is further divided into three types, which is forebrain, midbrain and hindbrain. And I told you the function of CSF is to provide the nutrition to brain, shock absorption, efficient weight to brain and buoyancy to the brain. Keep in mind all these points. Look at this diagram and you have to remember all the labelings of this diagram. So you can see this is the cerebellum, which is part of the forebrain, thalamus, hypothalamus also is a part of forebrain, and then midbrain, hindbrain and spinal cord. And we know that in the hindbrain there is three part: pons, cerebellum and medulla. Look at here, there is a term as brain stem. So brain stem given in your NCERT textbook is simply said at the midbrain and hindbrain. मिड एंड हिंड ब्रेन। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं दिखे, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला नहीं दिखे, तो आपको सिंपली क्लिक करना है कि मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन जो है वो ब्रेन स्टेम फॉर्म करता है। लेकिन हिंड ब्रेन का ऑल पार्ट, हिंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, तो तीनों पार्ट में से पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला, तो आपको पता है कि पॉन्स और मेडुला जो है वो मिड ब्रेन में काम करते हैं, मीन्स कि मिड ब्रेन फॉर्म करते हैं। तो अगर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आपको मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन बताना है, और आपको थोड़ा एडवांस लेवल में पूछा जाए तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला आपको ध्यान रखना है। So the next topic is forebrain, and we know that the forebrain consists of cerebellum, thalamus and hypothalamus. The main part which is the cerebellum, and the below the cerebellum thalamus is present, and below the thalamus hypothalamus is present. So the cerebellum form the major part of the human brain, and a deep cleft divide the cerebellum which is longitudinally division into two halves, and then cerebellum is the left and right cerebral hemisphere. And the next point, the hemisphere are connected by the tract of nerve fiber is called the corpus callosum. Now you can see in this diagram, this is the corpus callosum, and this corpus callosum connect the two cerebral hemisphere, So the next point, the layer of cell which cover the cerebral hemisphere is called the cerebral cortex, and it is thrown into prominent fold, and we know that in the cerebral cortex gyri and sulci is present. Then the cerebral cortex is referred as the grey matter due to the grayish appearance. तो आपको ध्यान रखना है कि जो cerebral cortex होता है वो outer part होता है, और वो कैसा appearance होता है, grey in appearance होता है, और inner part जो होता है वो white in appearance होता है। मीन्स कि cerebellum के two part हैं, outer part of cerebellum and inner part of cerebellum. outer part होता है grey कलर का और inner part होता है white कलर का। The neuron cell body are connected here giving the color, and the cerebral cortex contain three areas, which is motor area, sensory area, and the large region which is neither clearly sensory and nor motor in the function is the associated area. So keep in mind, cerebral cortex has three area: motor area, sensory area, and neither sensory nor motor, which is called the association area.
So the function of association area is responsible for the intersensory association. Intersensory means the connection between sensory or motor is called the intersensory association, and the association area is responsible for the memory and the communication. The next point, fiber of the tract are covered with the myelin sheath, which is constitute the inner part of cerebral hemisphere, and we know that the myelin sheath से अगर cover रहेगा तो इसका appearance कैसा होगा, white in appearance होगा. So opaque white appearance to the layer, this is called the white matter. So आपको ध्यान रखना है जो इनर पार्ट होता है व्हाइट मैटर क्यों होता है, क्योंकि ये माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर होते हैं वहाँ पे. देन नेक्स्ट पॉइंट, सेरेब्रम रैप अराउंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द थैलेमस. वी नो दैट द थैलेमस सिचुएटेड, दिस इज कॉल्ड द थैलेमस, and below the thalamus this is the structure which is called the hypothalamus. So the important point for the NEET, you have to remember that thalamus, which is a major coordinating center for sensory and the motor signal. Motor signal सपोज मान लो ये सेरेब्रम है और सेरेब्रम से सेंसरी और मोटर सिग्नल जो जाते हैं ये कहाँ से होके जाते हैं, थैलेमस से ही होके जाते हैं. कीप इन माइंड. Another very important part of the brain which is called the hypothalamus, and you know that the hypothalamus lies at the base of the thalamus, and the function of hypothalamus is the temperature control of the body and the urge for eating and the drinking. Means कि hunger, thirst and the body temperature control by the thalamus. ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और आ सकता है. It also contains several group of neurosecretory cell which is called the releasing hormone, क्योंकि ये कुछ hormones रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है. And then the inner part of cerebral hemisphere and a group of associated deep structure which is amygdala, hippocampus form a complex structure which is called the limbic lobe or limbic system. And limbic system along with the hypothalamus, involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions which is excitement, pleasure, rage and the fear and the motivations. सो एनसीईआरटी में जितना पॉइंट दिया हुआ है उतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नीट में नहीं आने वाला है. कीप इन माइंड. मिड ब्रेन इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड रिसीव एंड इंटीग्रेट द विजुअल, टैक्टिक और ऑडिटरी इनपुट. मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द मिड ब्रेन. ध्यान रखना है, पॉन्स ऑफ द मिड ब्रेन एंड द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन के बीच में मिड ब्रेन प्रेजेंट रहता है. आप डायग्राम में भी देख सकते हो. दिस इज द मिड ब्रेन एंड मिड ब्रेन इज सिचुएटेड बिटवीन द थैलेमस और हाइपोथैलेमस एंड दिस इज द पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन. ए कैनाल इज कॉल्ड द सेरेब्रल एक्विडक्ट एंड सेरेब्रल एक्विडक्ट कैरी सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम द थर्ड टू फोर्थ वेंट्रिकल. ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है. कहाँ होता है सेरेब्रल एक्विडक्ट, आप डायग्राम में देख सकते हो. सेरेब्रल एक्विडक्ट प्रेजेंट बिटवीन द mid brain. This is the anterior side, this is the dorsal side of the mid brain. So the next point, dorsal portion of the mid brain consists of mainly 4 round swelling lobe which is called the corpora quadrigemina. आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि corpora quadrigemina कौन से ब्रेन का पार्ट होता है. Then we know that the mid brain and hind brain form a brain stem, and we know that the mid brain and the part of hind brain which is pons and medulla form the brain stem. So the last point, hind brain जितना आपके एनसीईआरटी में दिया है उतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा अभी तक नीट में नहीं क्वेश्चन पूछा गया, तो ज़्यादा पढ़ने का कोई सेंस नहीं है. सो हिंड ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर. कौन करता है, स्पेशली सेरेबलम जो होता है वो बॉडी बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करता है. ध्यान रखना है, पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, हिंड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला. मेडुला इज ऑल्सो कॉल्ड द मेडुला ऑब्लोंगेटा. Pons consist of fiber tract and that connect different regions of the brain, and the cerebellum has very convoluted surface in order to provide additional space for many more neurons. And we know that the medulla of the brain is connected to the spinal cord. So the most important point, the medulla contains center for which कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन. सो अगर आपको ध्यान रखना है कि जो मेडुला अगर डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में मेडुला डैमेज हो गया तो इंसान का ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन होता है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स कंट्रोल होता है एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन का कंट्रोल सेंटर कहाँ होता है, ये सब मेडुला में प्रेजेंट होते हैं. इसके आगे आपके सिलेबस में नहीं है, ये पुराना एनसीईआरटी है, आपके सिलेबस में यहीं तक है और जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना ही आपको पढ़ना है. ये चैप्टर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी मैंने कवर किया है. अगर कोई भी कंसेप्ट आपको, अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी कमेंट करो. सो ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड.